बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद रिपोर्ट का हवाला देते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना से अमवातों पर किया इंकशाफ। कहा, जितनी डेथ बताई गई उससे 3 गुना ज्यादा हुई है अमवात। मोदी सरकार पर लगाया हकीकी आदाद और शुमार छुपाने का इल्जाम। क्या तेलंगाना में बीजेपी स्ट्रांग हो रही है? इस सवाल पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया तंज। कहा, हालिया नागार्जुना सागर बाय इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, जिससे तेलंगाना में बीजेपी की पोजीशन समझी जा सकती है। हैदराबाद में पेट्रोल ने मार ही ली सेंचुरी। तेलंगाना में अब 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए आपको देने होंगे 100 रुपए 10 पैसे। डीजल की कीमत हुई 95 रुपए 14 पैसे। आखिरकार तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ इख्तिलाफात के बाद बीजेपी में ज्वाइन हो ही गए इटेला राजेंदर। दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने पर जाहिर की खुशी, तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने का किया दावा। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला आया सामने। 5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके एंटीबायोटिक के मरीजों को दिए गए इंजेक्शंस। और लॉकडाउन और महंगाई की मार झेल रही परेशान आवाम के सामने अब स्कूलों और कॉलेजों की फीस का नया मसला। हैदराबाद के ग्लेंडेल एकेडमी सन सिटी के सामने ट्यूशन फीस में कमी का मुतालबा करते हुए पेरेंट्स ने किया साइलेंट प्रोटेस्ट। और पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। आज जारी होने वाले मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 1511 नए केसेस दर्ज किए गए। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 12 लोगों की मौत होने की भी बात कही गई है। इसके अलावा जहां 1,10,681 सैंपल टेस्ट किए गए, जबकि 2,175 अफराद रिकवर हुए हैं। GHMC लिमिट्स में सबसे ज़्यादा 173 केसेस दर्ज किए गए, तो वहीं सबसे कम 5 केसेस कामारेड्डी में दर्ज किए गए। MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मीडिया से बात करते हुए भारत में होने वाली कोविड डेथ से मुताल्लिक दावा किया कि भारत में बताई गई अमवातों से कई गुना ज़्यादा अमवातें हुई हैं, जिसे मोदी सरकार छुपा रही है। कि डेली डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। स्टेट्स ICMR के गाइडलाइंस को कोई फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और 5वां पॉइंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि उन्होंने बिहार सरकार को लिख कर दिया। बिहार सरकार को बिहार की हाई कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया, उनको खींचा, तो रातों रात बिहार सरकार ने फिगर्स को सही करके 3000 मौत का इजाफा कर दिया। जितने एपिडेमोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि डेथ्स जो हैं वो 5 से 6 गुना ज़्यादा है। और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मोदी सरकार ये कह रही है कि इतने मौतें नहीं हुए कोविड से। मोदी सरकार हकीकत को सच्चाई को छुपा रही है। मोदी सरकार का रियलिटी से कोई टच ही नहीं है। वो आम भारत के लोगों की मौत, उनकी तकलीफ से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कनेक्शन ही खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल अलूफ है, इसीलिए वो इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। वैक्सीन तो मान रहे हैं, लेकिन सरकार की बातों को क्यों नहीं हम सरकार का रिबटल भी कर रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स, डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए सेकेंड वेव में और डेथ सर्टिफिकेट्स जो पहले वेव से पहले इशू होते थे, ये पूरे एपिडेमोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में सी ओटर के यशवंत देशमुख ने भी इस बात को कहा। जब यशवंत देशमुख कहेगा बीजेपी स्टेट जीत रही तो थालियां मारेंगे, और जब यशवंत देशमुख कहेगा उससे एक स्टैटिस्टिशियन है वो भी इस बात को मान रहे हैं, तो आप उनको अब नहीं मानते। तो प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि सिर्फ उनकी तारीफ करो, उनकी तायीद करो और सुप्रीम लीडर जिंदाबाद के नारे लगाओ।
जब सच्चाई सामने आती है कि इतने लोगों की मौत हुई है, इतने हजार बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो बैडली एक्सपोज हो चुके हैं। सेकेंड वेव की तैयारी बीजेपी मोदी सरकार ने कुछ नहीं की। वैक्सीनेशन का ऑर्डर देर से दिया, वैक्सीनेशन का सप्लाई गलत हुआ रहा है, और यही वजह है कि इतनी सब लोगों की मौत हुई है। तो इसलिए बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस सच्चाई के फिगर्स को नहीं मानती। बीजेपी की क़यादत में एनडीए की मजबूत होने के एक सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गरीब के मरने पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है तो ऐसी मजबूती का क्या फ़ायदा। लोगों की लाशों के मीनार लग रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, ज़मीन से लाशें निकल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। गरीब भारत का मर रहा है, और एनडीए अगर मजबूत हो रही है गरीब के मरने पर, तो फिर इस मजबूती का क्या फ़ायदा मेरे भाई। जब गरीब को दवा नहीं मिलती है, गरीब बेरोज़गार हो चुका है, खाने को खाना नहीं है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और इनकी तबाही और बर्बादी पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है तो फिर इसको मजबूती कहेंगे आप। क्या तेलंगाना में बीजेपी स्ट्रांग हो रही है? इस सवाल पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हालिया नागार्जुना सागर बाई इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, जिससे जाहिर होता है कि तेलंगाना में बीजेपी की क्या हालत है। वहीं उन्होंने सवाल किया कि कोरोना वबा के दौरान अवाम के दरमियान कितने बीजेपी लीडर दिखाई दिए। नागार्जुना सागर का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर का एमएलसी का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा वरंगल खम्मम का एमएलसी इलेक्शन हुआ, ग्रेजुएट्स का, बीजेपी का चौथे नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नज़र में ये सब अच्छा दिख रहा है तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो आपकी दिमाग का नंबर ज़रा कम हो चुका है, आँख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हाँ ना जीएचएमसी में उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, जीएचएमसी में आप बताइए कि सेकेंड वेव में कहीं नजर आए बीजेपी आपको? इतने लोग जो बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित परिवार के पास कोई नहीं गए। हाँ, कहाँ गए? मौत में गए या जिंदगी में गए। आखिरकार हैदराबाद में पेट्रोल ने सेंचुरी मार ही ली। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी अब 1 लीटर पेट्रोल खरीदने पर आपको 100 रुपए से ज्यादा पैसे अदा करने होंगे। महंगाई की मार अब हद से ज्यादा बढ़ने लगी है। खाने के तेल समेत जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के दरमियान पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी मुसलसिल बढ़ने लगी हैं। कई रियासतों की तरह अब तेलंगाना में भी पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली है। आज 1 लीटर पेट्रोल पर 29 पैसे और डीजल पर 31 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 100 रुपए 20 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की कीमत में हुए इजाफे के बाद डीजल 95 रुपए 14 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया है। बता दें कि मोदी सरकार ने नया कानून लागू करते हुए रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करने को मंजूरी दी थी, और यही वजह है कि रोजाना 5 पैसे, 10 पैसे या 30 पैसे तक कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। वहीं पिछली मनमोहन सिंह की हुकूमत में 6 महीने, साल या 2 साल में 1 से 2 रुपए का इजाफा पेट्रोलियम में किया जाता तो अपोजिशन बीजेपी सड़कों पर उतर आती। साल 2014 में मोदी सरकार के इख्तिदार में आने की वजूहात में से एक यही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा भी है। अब जबकि मोदी सरकार के इख्तिदार में आने के 100 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमत 30 से 40 रुपये फी लीटर किए जाने का दावा करने वाले बीजेपी के हामियों ने भी चुप्पी साध रखी है। वहीं कांग्रेस भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कराने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम है। 2013 में यही पेट्रोल के रेट 10 पैसा नहीं तो 10 पैसे के ऊपर ज़्यादा करे तो मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम के सरकार मंत्री के ऊपर ये स्मृति ईरानी जी ने और मोदी ने और अमित शाह जी ने ये ट्विटर में एक 3rd वर्ल्ड वॉर करेक्ट करा, मगर अब तो 100 रुपये पार होके आज तक मोदी नहीं बात कर रहे, पेट्रोलियम के मंत्री नहीं बात कर रहे, अमित शाह जी ने नहीं बात कर रहे,
स्मृति ईरानी जी ने नहीं बात कर रहे। ये दिन दिन के पेट्रोल तो बढ़ के ही जा रहा, मगर एक पैसा भी कम तो नहीं हो रहा। हाँ भाई, क्या है भाई, गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट पेट्रोल के बहुत प्राइसेस बढ़ा दी है, फिर अभी लॉकडाउन भी डाल दिए, तो आम लोगों के ऊपर बहुत पैसे पहले नहीं बच रहे किसी के पास, बोल तो फिर पेट्रोल भी अभी महंगा डाल दिया। अभी मैं मोदी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि 100 रुपये से 100.99 और मोदी गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। अब अच्छे दिन नहीं आ सकते मोदी के रहते हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ इख्तिलाफात के बाद टीआरएस और एमएलए के तौर पर रिज़ाइन कर चुके फॉर्मर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ही ली। आज दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में तेलंगाना रियासत के फार्मर हेल्थ मिनिस्टर ईटाला राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग मौजूद थे, जिन्होंने ईटाला राजेंद्र को बीजेपी का खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया और उन्हें पार्टी का मेंबर बनाया। ईटाला राजेंद्र के साथ साथ फार्मर एमपी रमेश राठौड़, फार्मर एमएलए रविंदर रेड्डी, फार्मर करीमनगर जिले परिषद चेयरमैन टी उमागोंड्रा नेलिनी, आरटीसी मजदूर यूनियन अश्वत्थामा रेड्डी और दीगर भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डी के अरुणा और तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ईटाला राजेंद्र ने कहा कि उन्हें बीजेपी का हिस्सा बनकर खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में वो बीजेपी को मजबूत करेंगे। बता देंगे 1 मई को तेलंगाना के सीएम केसीआर की जानिब से ईटाला राजेंद्र के पास से हेल्थ मिनिस्ट्री छीन ली गई थी और तभी से ईटाला राजेंद्र की पार्टी मुखालिफ बयानात सामने आ रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था, जिसके बाद इस बात की कयास आराइयां तेज हो गई थी कि वो जल्द ही बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी చేరిన సందర్భంగా మా చేర్చుకున్న నాయకులకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రాబోయే కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఏ విశ్వాసం అయితే ప్రకటించిందో ఆ విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీని నలుచెరువులా విస్తరించే దాంట్లో నిరంతరం నా శ్రమ, మా ఆరాటం, నా పనితనం ఉంటుందని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తూ తప్పకుండా రాబోయేటువంటి కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని మీరైతే ఒక స్ట్రాటజికల్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో, దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో, దానికి తగ్గట్టుగా మీ ఆశలు నెరవేర్చే దాంట్లో మా వంతు కర్తవ్యం కూడా పోషిస్తామని చెప్పి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుల నాయకత్వంలో, రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వంలో సమన్వితంగా ముందుకు పోతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఇంకా అనేక మంది మాతో పాటుగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు వచ్చేందుకు ఢిల్లీకి రాబోయే కాలంలో మరింత మంది, ఇంతకుముందు అన్ని జిల్లాలలో కూడా అనేక జైనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా రాబోయే కాలంలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తూ ఇవాళ మాకు స్వాగతం పలికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి నాయకులందరూ కూడా మా పక్షాన్ని ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ సెలవు. तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीएम केसीआर के हल्का असम्बली गजवेल के दौरे के मौके पर इंटीग्रेटेड मॉडल मार्केट का तफसीली दौरा किया। इससे पहले शहर गजवेल में सोमेश कुमार की आमद पर जिला कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकट राम रेड्डी ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। मॉडल मार्केट दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने तरकारी फरोश किसानों से कुछ देर बातचीत भी की। जिला कलेक्टर ने सोमेश कुमार को गजवेल शहर के अलावा जिला भर में किए गए तरक्याती कामों की तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस दौरे के दौरान एडिशनल कलेक्टर सिद्दीपेट मिस्टर मुजम्मिल खान व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बाद में उन्होंने कहा कि रियासत के सभी बल्दियात में इंटीग्रेटेड मॉडल मार्केट बनाने का सीएम केसीआर ने फैसला लिया है। इसके लिए 500 करोड़ का भारी बजट भी अलॉट किया गया है। मॉडल मार्केट खरीद फरोख्त का बेहतरीन सेंटर है। किसानों को फसल बेचने की सहूलत मुहैया कराने वाली हुकूमत टीआरएस है। గజ్వేల్లో వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ చూడడానికి రావడం జరిగింది. నాతో కలిసి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీస్ జయశ్రంజన్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా అడిషనల్ కలెక్టర్ ముజమ్మిల్, తర్వాత సీనియర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వాళ్ళందరూ
ఉన్నారు. ఇది చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎంత మంచి అట్మాస్ఫియర్లో మంచి గాలితో ఏది స్మెల్ వాసన లేకుండా ఇంత మంచి మార్కెట్ ఒకటి తయారైంది. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, గౌరవనీయులైన సీఎం గారు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఒక 500 crore ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ తయారు చేయడానికి ఆదేశం ఇచ్చారు. ఈ బడ్జెట్లో కూడా డబ్బు పెట్టడం జరిగింది. అదే సందర్భంగా ఇక్కడ రావడం, ఇది చూడడం చాలా నాకు సంతోషం కనిపించింది. ఇదే వాతావరణం ప్రతి మున్సిపాలిటీలో తయారు చేయడం, దానికి ఒక एक्सेलरेटेड వేలో త్వరగతితో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం కూడా జరుగుతుంది. जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़े कल की चीरू मिनी टैंक बैंड के कट्टे में पड़े शुगाफ के मरम्मती कामों का स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन कांग्रेस व बीजेपी की जानिब से किए गए एहतजाज पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक हुक्मरानों की अदम तवज्जोही और लापरवाही के नतीजे में तेलंगाना के कई तालाब नज़रों से ओझल हो गए, जबकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मिशन काकतिया के ज़रिए तालाबों का तहफ़्फ़ुज़, मरम्मती काम और इरीगेशन के लिए पानी के ज़ख़ायर में इजाफा किया जा रहा है। इस मौके पर चीफ इंजीनियर श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। రిపేర్ కోసం మినీ ట్యాంక్ బండ్ పేరుతోటి వాస్తవానికి రిపేర్కి అంత అవసరం లేకుండా బాన్స్వాడ పట్టణంలో ఉంది కాబట్టి నియోజకవర్గానికి ఒక మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఇచ్చారు సీఎం గారు. అన్ని చెరువులు రిపేర్ చేస్తూ మీ నియోజకవర్గంలో ఏ చెరువును మినీ ట్యాంక్ బండ్కి మార్చుకుంటారో మీ ఇష్టమన్నారు. ఆ భాగంగా అందులో ఆ స్కీమ్ లో భాగంగా బాన్స్వాడ పట్టణ హెడ్ క్వార్టర్ కాబట్టి దీన్ని మినీ ట్యాంక్ బండ్గా మార్చుకున్నాం. సో ఇందులో మరమ్మతులు ఉన్నటువంటి కట్టకు అప్పుడు 3 మీటర్లు, కట్ట వెడల్పు సహజంగా 3 మీటర్లు ఉంటుంది. ఏ చెరుకైనా పాతకట్ట ఏ ఊరికైనా ఏ చెరుకైనా దీన్ని మినీ ట్యాంక్ బండ్గా మార్చుకున్నాం కాబట్టి ఆ 3 మీటర్ల మీద జనం వచ్చినప్పుడు పట్టరు కాబట్టి గార్డెన్ పెట్టుకోవాలి, రోడ్ వేసుకోవాలి, టైల్స్ వేసుకోవాలి, రైలింగ్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆ 3 మీటర్ల వెడల్పు కట్టను 8 మీటర్లు చేశాం. పాత 3 మీటర్లు కలుపుకొని तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जगतियाल ज़िले के मलियाल मंडल के ओगलापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले परेशान हाल 3 यतीम बच्चों की मदद करने की कलेक्टर को हिदायत दी। बता दें कि ओगलापुर देहात में गल्फ़ कंट्री से सत्या नामी एक शख्स वापस आ गया था और यहाँ आकर वो कोरोना से मुतासर हो गया था। 4 जून को सत्या की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके तीनों बच्चे यतीम हो गए। तीनों यतीम बच्चों की इमदाद के मुतालबे वाली वीडियो देखने के बाद KTR ने ट्वीट करते हुए न सिर्फ जगतियाल कलेक्टर बल्कि MLA रविशंकर को भी बच्चों की फौरी मदद करने की हिदायत दी। ఎవరు లేరు, మా నాన్న ఒక్కడు ఉన్నాడు. మా నాన్న కోవిడ్ వచ్చి చనిపోయాడు. మా తిన్నామంటే తిండికి లేదు, ఉన్నామంటే ఇల్లు లేదు. దయచేసి మీరు ఎవరైనా సహాయపడాలంటే కొద్దిగా మాకు సహాయం చేయండి. रेवेन्यू गार्डन में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के मंजूरात चेक्स इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम करने की एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें आदिलाबाद के MLA जोगू रमना, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रमेंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, तहसीलदार भोजन्ना, काउंसलर्स के हमला कल्याणा लक्ष्मी के 18 और शादी मुबारक के 44 चेक्स इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर जोगू रमना ने कहा कि रियासत तेलंगाना जैसी मिसाली व फलाही स्कीमात की मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। ई सेवा में जाके ऑनलाइन में अप्लाई कर रहे, वो करने के बाद हमारा कैंप ऑफिस में लाके तुम्हारा सर्टिफिकेट का पूरा हार्ड कॉपी वो पूरा कैंप ऑफिस में दिए तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता। एक आदमी क्या बोलते, साहब 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, हमारे पैसे नहीं आए। वो हर एक अगर तुम भी सेवा में जाके अप्लाई करने के बाद हमारे कैंप पास में लाके दिए तो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता, एक रजिस्टर मेंटेन होता, कौन कब अप्लाई करे, कौन सा महीने में करे, वो रजिस्टर के सीनियर के हिसाब से मैं भी थोड़ा अगर कुछ रिजेक्ट करा, कुछ भी क्या प्रॉब्लम्स है तो भी अपन उसको सॉल्व करने के लिए, परिष्कार करने के लिए
हमारे पास बैठे रहता। मैं यहाँ से सब लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, నేను అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దయచేసి మీ సేవలు మీరు ఆన్లైన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ ఒరిజినల్ సెట్ మా ఆఫీస్కి తీసుకొచ్చి క్యాంప్ ఆఫీస్కి ఇస్తే। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ का एक मामला सामने आया है। यहाँ ज़ेर इलाज मरीजों को 5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने की खबर सामने आई है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में कल रात मेल वार्ड में जेर इलाज मरीजों को 5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने की इत्तलात मौसूल हुई। बताया गया है कि एक्सपायरी डेट वाले इंजेक्शन देने की वजह से कई मरीज मुतासिर हुए हैं, जिससे मरीजों के अफराद खानदान में तशवीश पाई जाती है, जिसकी वजह उन्होंने अस्पताल में एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही कांग्रेस पार्टी AICC मेंबर जी सुजाता और लाला राजेशम फाउंडेशन के चेयरमैन अर्जुन लाला ने रिम्स अस्पताल का दौरा करते हुए मुतासिरा अफराद से मुलाकात करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की। दरअसल आदिलाबाद के मुतवत्तिन गौरी शंकर नामी शख्स को इलाज की गर्ज से रिम्स अस्पताल में शरीक करवाया गया था। गौरी शंकर के बेटे कैलाश ने देखा कि उनके वालिद समेत दीगर मरीजों को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है उसकी मुद्दत को खत्म होकर 5 महीने हो गए हैं, यानी वो 5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। जवाब तलब करने पर अस्पताल के अमले का कहना था कि मैनेजमेंट से जो इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती हैं हम मरीजों को वही देते हैं। इस खबर के आम होते ही मरीजों के अफराद खानदान ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद नर्सेस ने एक्सपायरी डेट वाले इंजेक्शन को खिड़की से बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। देखते ही देखते रिम्स अमले की ये एक और लापरवाही का मामला सोशल मीडिया पर आम हो गया, जहां लोगों ने इसकी शदीद मजम्मत की। जिले कलेक्टर ने भी इस मामले का सख्त नोट लेते हुए तहकीकात करने की हिदायत दी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का अवाम को तयक़ुन दिया। AICC मेंबर जी सुजाता ने जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मुकम्मल तहकीकात करने और रिम्स अस्पताल के अमले पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रिम्स ఆసుపత్రిలో నిన్న రాత్రి కాలం చెల్లినటువంటి ఇంజెక్షన్లు ఎక్స్పైరీ డేట్ జనవరి నెలలోనే 2021 జనవరిలో ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి ఇంజెక్షన్ని రోగులకు ఇవ్వడం జరిగింది। రిమ్స్ ఆసుపత్రి 3వ ఫ్లోర్లో మేల్ వార్డులో మరి కాలం చెల్లినటువంటి ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడం వల్ల రోగం కోసం ఆసుపత్రికి వస్తే రోగం తగ్గకపోగా ఆ ఇంజెక్షన్ల వల్ల పేషెంట్లకి రకరకాల ఇబ్బందులు ఏర్పడంతో మాకు తెలియడంతో మేము అక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది। कोरोना वबा के सबब लगाए गए लॉकडाउन के दौरान परेशान आवाम पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब जबकि कई लोगों की जॉब चली गई है, रोजगार नहीं है और ना ही इनकम का कोई ठिकाना या सोर्स है, ऐसे में उन लोगों पर अब बच्चों की फीस को लेकर दबाव बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। खबर है कि कारपोरेट कॉलेजेस व स्कूल्स की जानिब से 10 से 20% फीस में इजाफे की वजह से पेरेंट्स मजीद माली बोझ से परेशान है। ऐसा ही एक मामला ग्लेंडेल एकेडमी सन सिटी में पेश आया, जहां बच्चों के ट्यूशन फीस में कमी का मुतालबा करते हुए पेरेंट्स ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया।
ग्लेंडेल एकेडमी में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी और सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि वो एक जियो जारी करते हुए स्कूल्स को इस सिलसिले में अहकामात दें ताकि पहले से ही परेशान पेरेंट्स को राहत मिल सके। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं ग्लेंडेल एकेडमी सन सिटी के स्कूल का एक पेरेंट हूँ और हम लोग पेरेंट्स यहाँ पे जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के लिए। हम लोग काफ़ी दिन से स्कूल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूल की फ़ीस कम की जाए, लेकिन स्कूल वाले जो है ये साल 10% फ़ीस इंक्रीज़ किए हैं और हमारी मीटिंग के वक्त जो है वो लोग बोले हैं कि वो लोग 5% सिर्फ रिडक्शन करेंगे, उसके ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ किस्म का जियो पास करे जैसा लास्ट ईयर 2020 में किया था, ताकि स्कूल्स को कोई डायरेक्शन मिले और पेरेंट्स को रिलीफ मिले। हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी मैडम को भी और सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं केसीआर साहब को कि हमको जो है पेरेंट्स को हेल्प करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर भी दिया है और डायरेक्शन दिया है स्कूल्स को 3 मई के दिन, जिसका कवरेज आपको जो है ये आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसमें दिखेगा 4 मई का, कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए फुल फ़ीस नहीं ली जा सकती है और फ़ीस कम करनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे फ़ीस काफ़ी पेरेंट्स को जो है फुल फ़ीस पे करने के लिए कहा जा रहा है और ये लोग फ़ीस कम नहीं कर रहे हैं, ये बोल के कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन नहीं आया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ किस्म का रिलीफ दीजिए, हेल्प करिए पेरेंट्स को। पैंडमिक में काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोगों के घर में बीमारी हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं है। तो ऐसे मुश्किल के वक्त एक दूसरे का साथ देने के लिए जो है हम लोग स्कूल से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ग्लेंडेल एकेडमी स्कूल में हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्शन आए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब जो भी हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज़ आगे आके पेरेंट्स की जल्द से जल्द मदद कीजिए। वरंगल में स्टूडेंट्स की नॉलेज में इजाफे के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेंट्रल जेल के रूबरू रीजनल लाइब्रेरी का 1964 में आगाज़ किया गया था। इस लाइब्रेरी में मालूमात पर मुश्तमिल कई किताबें रखी गई हैं। लाइब्रेरियन स्वाति वेल्लू ने PBN चैनल से बात करते हुए कहा कि लाइब्रेरी में जुमला 70,000 किताबें रखी गई हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में करीब 22 अखबारात की पढ़ने की भी यहाँ सहूलत है। रोज़ाना लाइब्रेरी में 500 लोग आते हैं। लाइब्रेरी को जदीद तर्ज पर तामीर करते हुए ग्रेटर वरंगल बल्दिया कमिश्नर सतपति पैमिला और ज़िला कलेक्टर अर्बन राजीव गांधी हनुमंतु की खुसूसी दिलचस्पी शामिल है। मेरा नाम अलीवेलू है। मैं इधर का गस्टेड लाइब्रेरी हूँ, रीजनल लाइब्रेरी वरंगल का। मैं इधर 3 साल से काम कर रहा हूँ। ये लाइब्रेरी 1964 में स्टार्ट हुआ था। ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी हो गई थी, तो स्मार्ट सिटी के अंदर कमिश्नर मैडम और कलेक्टर मिलकर ये लाइब्रेरी का पूरा रेनोवेशन वर्क्स टेकअप करें, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और सिविल वर्क्स पूरा करें। पहले पूरा लाइट्स भी नहीं था और कनेक्शंस भी ठीक ठाक नहीं था, अभी सब अच्छा हो गया। ये लाइब्रेरी में डेली 500 विजिटर्स आते हैं और बुक्स भी ऑन डिमांड की एक तरीका है। स्टूडेंट्स जो भी बुक्स उनको चाहिए वो एक रजिस्टर में लिखते हैं, वो हम प्रोक्योर करके उसको देते हैं पढ़ने के लिए। अभी पैंडमिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे और फॉर द लास्ट 1 ईयर ये लाइब्रेरी पूरा रेनोवेशन वर्क में था और पैंडमिक वर्क वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। अभी पहले 8 AM to 8 PM काम करता था लाइब्रेरी। अभी ये पैंडमिक सिचुएशन में 10 to 5 ओपन कर रहे हम पब्लिक के लिए। मसाजिद के आइमा व मुअज़्ज़िनीन की 6 माह के आज़ाज़िये की इजराई का मुतालबा करते हुए सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने एक वफ़द के हमरा
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। आज हम हज हौज़ में शहर के और मुख्तलिफ़ मुकामात के अइम्मा मौज़नीन के साथ यहाँ मौजूद हैं और चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब को हमने ये लेटर हवाले किया है। आज 4 महीने से अइम्मा मौज़नीन के एजाज़िये बिल्कुल रुके हुए हैं और पिछले 2 महीने के बकाया हैं। कुल मिलाकर 6 माह के हुकूमत ने एजाज़ियों को रोका है और इस वक्त शहर के जो हालात है वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लॉकडाउन का दौर चल रहा है और हर शख्स माशी परेशानी में मुब्तला है। इन हालात में अइम्मा मौज़नीन को मसाजिद से जो हदिया मिलता है वो भी बराबर नहीं मिल रहा और दीगर ज़राए जो ये लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे वो भी रुक गए हैं। और अगर अब हुकूमत भी जो है ना अगर ये इस तरीक़े से इक़दाम करेगी तो अइम्मा मौज़नीन के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो लिहाजा मजबूरन आज वक्फ बोर्ड को आना पड़ा। मैं KCR साहब से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आप जो है ना कई खुशकुन ऐलानात करते आए हैं लेकिन आपका कोई ऐलान अभी तक पाए तकमील को नहीं पहुँचा। अब और ये हमारे कौम के ये रहबर हैं और ये इनका जो है ना बहुत बड़ा बुलंद मुकाम है और इनके साथ अगर आप ये सलूक करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि ये जो है ना दिल से आपको दुआ तो नहीं दे सकते। आप वो काम कीजिए कि ये आपको दिल से दुआ दें और ये आगे आपको जो है ना और आपके लिए रास्ता जो है ना फराहम हो सके। और एक बात हैदराबाद में आज पीर की अलग सुबह काफ़ी देर तक तेज़ हवाओं के साथ दरमियानी सतह की बारिश रिकॉर्ड की गई। हवा के कम दबाव के पेश नज़र तेलंगाना के कई मकामात पर भी बारिश हुई है। हैदराबाद समेत अजला, वरंगल, आदिलाबाद और दीगर मकामात पर सुबह शदीद बारिश हुई। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, उपल और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बता दें कि महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दरमियान तेज़ और मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। GHMC मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने आज पुराने शहर का दौरा करते हुए याकूतपुरा नाला, गंगा नगर नाला और डबीरपुरा नाला के कामों का जायज़ा लिया और याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़ेर अल्तवा तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी, MLC रियाजुल हसन अफंदी व मुताल्लिक़ा इलाक़ों के कारपोरेटर्स मौजूद थे। इस दौरान GHMC मेयर गढ़वाला विजय लक्ष्मी ने नाले के कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। वहीं जल्द ही इस सिलसिले में एक रिव्यू मीटिंग रखने का भी फैसला किया। MLA अहमद पाशा कादरी ने यकीन दिलाया कि गुज़िश्ता साल जिस तरह आवाम को शदीद बारिश की वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी और परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस साल ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बोधन में मिशन भगीरथा के तहत की जा रही पाइपलाइन की तनसीब से शहर की कई पुख्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जहां बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो रहा है तो वहीं राह चलते सवारों को भी काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। ऐसे ही गड्ढों की वजह से आज म्यूनसिपलिटी का एक कचरा निकासी ऑटो फंस गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल देखे गए। मुकामी मुआविन रुकन बल्दिया समीर साम ने महकमा सेहत आमा की जानिब से जारी करदा इन कामों को बेहतर तर्ज में अंजाम देने का मुतालबा किया है। वार्ड नंबर 5 का नुमाइंदा काउंसलर, ये जितना भी मिशन भगीरथा का जो पाइपलाइनिंग का काम पूरे तेलंगाना में हो रहा, इसी जमन में बोधन में भी जो काम हो रहा, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की तरफ से काम अंजाम दिया जा रहा। लेकिन आप ये तकलीफ का अंदाजा लगाइए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा काम हो रहा पीने के पानी के लिए, लेकिन इसके लिए इस तरीके से जो है ना आवाम को तकलीफ में डालना बहुत गलत बात है। खास करके जितने भी छोटे छोटे रोड्स की कॉलोनी है वहाँ पर ये जो रोड डैमेज हो रहे हैं, इसके बाद में इसके ऊपर जो है ना ये मट्टी सही तरीके से नहीं डाले जा रही। मट्टी डाले जाने के बाद में बारिश के पानी की वजह से जो है ना मट्टी बढ़ जा रही। ये सिर्फ एक वार्ड का मसला नहीं है, पूरे बोधन में जहाँ जहाँ पर भी काम हो रहा, इसी तरीके से जो है ना आवाम को काफी परेशानी और काफी जो है ना मुश्किलात दरपेश हो रहे। बहुत जगहों पर जो है ना फैमिलीज के साथ बाइकों पे लोग फिसल जा रहे, गिर जा रहे, गाड़ियां फंस जा रहे, ऑटोस फंस जा रहे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन की नेशनल प्रेसिडेंट राना तबस्सुम की जानिब से आज बोधन में कोरोना वबा के दौरान इंसानी हमदर्दी के तहत की गई खिदमात के अवज़ रुकन बल्दी इम्तियाज़ हुसैन को कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट व तहनीत पेश की गई। शहर बोधन के लिए आज ऑर्गेनाइजेशन ने सदर की हैसियत से अताउर रहमान सलमान को भी मुंतखब किया। इसके अलावा शहर के हर मुमकिन तौर पर मसाइल को हल तलब करने का इजहार किया गया। आज जो मुझे ये अवार्ड दिया गया है वुमेन राइट काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर हमारे बोधन के MLA शकील अहमद साहब का
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कोविड-19 के अंदर जो है सो जितने भी ऑक्सीजन का रहने तो खाने का रहने तो उसके ज़िम्मेदार बनाए थे। मैं और हमारी टीम से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम 24 आवर्स इस काम को हम अंजाम दिए हैं और आप सभी का शुक्रिया। तेलंगाना में लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के लिए जहीराबाद के सहाफ़ियों ने लॉकडाउन से मुतासिर मजबूर और बेसहारा लोगों में खाना और पानी तकसीम किया। सहाफ़ियों के इस काबिल सताइश इक़दाम के बाद दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान भी आगे आ रहे हैं। रोज़ाना जहीराबाद बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सुभाषगंज, पुराना चेक पोस्ट, मेन रोड, सरकारी दवाखाना और मुख्तलिफ मकामात पर मजबूर व बेसहारा 100 से ज़ायद अफराद में खाना और पीने का पानी तकसीम किया जा रहा है। तकसीम के मौके पर जहीराबाद के सहाफ़ी हज़रात सैयद रिजवान, राजू, स्वामी, सैयद ज़मीर, नसीरुद्दीन, जगन, वसीम गौरी और दीगर मौजूद थे। ఏదైతే కేసీఆర్ ప్రకటించిన 10 రోజుల లాక్డౌన్ ఎంతో మంది ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ నిలిచిపోయి ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. బస్ స్టాండ్లో కొందరు, స్టేషన్లో కొందరు, అనాథలుగా ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కనీసం నీళ్ళు తాగారని అడిగే నాదుడిపై కరువయ్యాడు. ఈరోజు మేము మా జర్నలిస్ట్ ఫోరం నుంచి, యువ జర్నలిస్ట్ ఫోరం నుంచి ముందుకు వచ్చి సాటి తమ్ముళ్ళకి అందరికీ అడిగితే అన్న చేద్దామని మీ వెంబడి మేము ఉంటాము. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సాయం చేయాలి. మనం ఎవరో ఏదో సాయం చేస్తారు, మనం కనీసం తిండి పెట్టి అన్న ఇలా సాయం చేస్తే మనకు ఆ దేవుడు అనేవాడు మనకు చూస్తారని అందరూ గట్టిగా అందరం కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు ఫస్ట్ రోజు స్థానిక గంజులో కానీ ఇక్కడ బస్ స్టాండ్లో కానీ ఎవరెవరు అన్నం తినే వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి అన్నం ప్యాకెట్లు దాదాపుగా 100 నుంచి 200 వరకు ఈరోజు పంచడం జరిగింది। हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल का एक बैग गुम हो गया था जिसमें गन के साथ साथ 20 बुलेट्स भी थे। हालांकि बाद में ये बैग मिल गया। तफसीलात के मुताबिक चंचलगुड़ा जेल के AR कांस्टेबल रमेश इतवार के दिन ड्यूटी ख़त्म करने के बाद साइकिल पर अपने घर पुराना पुल जा रहे थे कि रास्ते में उनका बैग गिर गया जिसमें बुलेट्स और 303 गन थी। उन्होंने इसकी शिकायत मीर चौक पुलिस से की थी। CCTV फुटेज के जरिए जब जांच की गई तो पता चला कि ये बैग पुराने शहर के इलाके छत्ता बाजार में गिर गया था। बैग सही सलामत यानी गन और बुलेट्स के साथ मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। कारों को किराए पर हासिल करते हुए उसे फरोख्त कर देने वाले एक गिरोह के रैकेट को साइबराबाद पुलिस ने बेनकाब किया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने कारों को किराए पर हासिल करके फिर इसे बेच देने वाले एक गिरोह को साइबराबाद पुलिस ने बेनकाब किया। इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद तफसीलात बताई। డీటెయిల్గా ఇంట్రాగేషన్ తర్వాత తెలిసింది మొత్తం వీళ్ళు 7 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. మన ఆర్సీపురంలో 3 కేసెస్లో, షాద్నగర్ టౌన్ 2 కేసు ఉన్నాం, కేశంపేటలో 1 కేసు, యాలాల్ PS ఆఫ్ వికారాబాద్లో 1 కేసు అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. ఈయన ఆల్రెడీ 2 నెలల క్రితము అరెస్ట్ కూడా కావడం జరిగింది. పల్లె నరేష్ కుమార్ అండ్ రాజు నాయక్ తపాస్పుత్ర పోలీస్ స్టేషన్ హైదరాబాద్లో ఒక క్రైమ్ నంబర్ 53లో వీళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఒక వెహికల్ కూడా రికవర్ కావడం జరిగింది. ఇంకా వీళ్ళు మోడస్ ఆపరెంట్కి వెళ్తే పల్లె నరేష్ కుమార్ అలియాస్ నరేష్ యాదవ్ ఈ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ దగ్గర, ఇండివిజువల్ ఓనర్స్ దగ్గర వెళ్ళి ఇట్లా మీ వెహికల్స్ని రెంట్కి తీస్తాను, లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటాను, మీకు రెగ్యులర్ రెంట్ ఇస్తానని చెప్పి ఆయన చాలా మాయ మాటలు చెప్పి ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర కార్ తీసుకునే వాళ్ళు. తర్వాత ఆ కార్ని అమ్మేవాడు, లేదంటే వేరే వాళ్ళకి మార్టిగేజ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇట్లా పబ్లిక్ అడిగితే ఈ వెహికల్స్ ఎందుకు తక్కువ రేట్లు ఇస్తున్నావు అంటే ఇది అంతా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ నుంచి వస్తున్నావు, లేదా ఆక్షన్ వెహికల్స్, లేదంటే బ్యాంక్ సీజర్ అయిన వెహికల్స్, సబ్సిడీలు దొరికే వెహికల్స్ అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా 50% రేట్లో అమ్మేవాళ్ళు. సో ఇట్లా వాళ్ళకి చెప్పి మీకు డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇస్తాను, ఒక 2-3 మంత్స్ టైం పడుతుంది, మీ వెహికల్స్ కూడా అన్ని డాక్యుమెంట్ వస్తామని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మెయిన్లీ ఈయన సబ్సిడీ వెహికల్స్ అని చెప్పి, ఆక్షన్ వెహికల్స్ అని చెప్పి, మార్టిగేజ్ వెహికల్స్ అని చెప్పి చీట్ చేసేవాళ్ళు. गांधीनगर प्लेटफॉर्म नंबर 10 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जानिब से हादसात की रोकथाम के लिए
अवेयरनेस प्रोग्राम का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में इनेकाद अमल में आया। आरपीएफ इंस्पेक्टर के बेनैया ने मुसाफिरों से अपील की कि वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि रेलवे की जानिब से रेल ओवरब्रिज बनाए गए हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही उन्होंने ऐसा ना करने पर पेनाल्टी और 6 माह की कैद की वार्निंग भी दी। అది ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ అవగాహన సదస్సు కల్పించడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకసారి మనిషి ప్రాణం అనేది ఎంత విలువ అంటే మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ఒకసారి పోయిందంటే ట్రైన్ కానీ తగిలిందంటే ఎంత డ్యామేజ్ అవుతుందనేసి ఏందనేసి మీకు చాలా దాన్ని మళ్ళీ కోలుకోలేరు అనమాట. కాబట్టి ఎవరు కూడా దయచేసి అటు పోకండి, ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచే పోండి. దీని నుంచి అంటే శిక్ష మాత్రం కాకండి. वुमेन्स बॉक्सिंग में तेलंगाना और इंडिया का नाम दुनिया भर में मशहूर करने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने अपनी यौम पैदाइश ओल्ड एज होम में केक काट कर मनाई है। अपने बर्थडे के मौके पर निखत जरीन ने ओल्ड एज होम की लेडीज़ के दरमियान खाना तकसीम किया और उनकी दुआएं ली। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद रिपोर्ट का हवाला देते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना से अमवातों पर किया इंकशाफ। कहा, जितनी डेथ बताई गई उससे 3 गुना ज्यादा हुई है अमवात। मोदी सरकार पर लगाया हकीकी आदाद और शुमार छुपाने का इल्जाम। क्या तेलंगाना में बीजेपी स्ट्रांग हो रही है? इस सवाल पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया तंज। कहा, हालिया नागार्जुना सागर बाई इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, जिससे तेलंगाना में बीजेपी की पोजीशन समझी जा सकती है। हैदराबाद में पेट्रोल ने मार ही ली सेंचुरी। तेलंगाना में अब 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए आपको देने होंगे 100 रुपये 10 पैसे। डीजल की कीमत हुई 95 रुपये 14 पैसे। आखिरकार तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ इख्तिलाफात के बाद बीजेपी में ज्वाइन हो ही गए इटेला राजेंद्र। दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने पर जाहिर की खुशी, तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने का किया दावा। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला आया सामने। 5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके एंटीबायोटिक के मरीजों को दिए गए इंजेक्शंस। और लॉकडाउन और महंगाई की मार झेल रही परेशान आवाम के सामने अब स्कूलों और कॉलेजों की फीस का नया मसला। हैदराबाद के ग्लेंडेल एकेडमी सन सिटी के सामने ट्यूशन फीस में कमी का मुतालबा करते हुए पेरेंट्स ने किया साइलेंट प्रोटेस्ट। बीबीएन न्यूज में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।